जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी घटना चक्र की महा मैराथन क्लास लेकर आया हूं और आज की इस क्लास में आप देखेंगे कि जितने भी बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक 2024 तक जो है अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बीपीएससी के द्वारा, ये सभी क्वेश्चन आज की इस क्लास में कंप्लीट होने वाले हैं और ये आपकी महा मैराथन क्लास होगी। आज की क्लास में आपको टॉप 500 प्लस क्वेश्चन हिस्ट्री के एमसीक्यू टाइप में देखने को मिलेंगे और आज की क्लास में हम व्याख्या कम करेंगे और सारे क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में कंप्लीट हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं और आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में आपको हम जो है कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री को करवाएंगे, मतलब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। और यहाँ से आज की क्लास से नोट कर लीजिए, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके 100% यहाँ से आएंगे। अगर आपने ये क्लास कर लिया तो 4 से 5 क्वेश्चन, देखिए कोई भी सिक्योर मतलब कि गारंटी नहीं लेता, लेकिन हम गारंटी ले रहे हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन 100% आएगा, ये आप याद रखेंगे। तो चलिए क्लास को अंत तक आप जरूर देखिएगा और बताइएगा कि क्लास कैसी लगी और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना देरी के। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? जो पुर्तगाली उपनिवेश था इसका प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा या अल्बुकर्क? तो आप सभी को पता है अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्मीडा जो था ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने जो है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय माना जाता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? इसमें पुर्तगाली करते थे, हुगली नदी का प्रयोग करते थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? खान की उपाधि, हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हाँ, जहांगीर ने खान की उपाधि किसको दी थी? हॉकिंस को, कैप्टन हॉकिंस। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा, सूरत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया थे? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? आपका 67वें बीपीएससी प्री 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था और किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आए थे? ये जहांगीर के समय में आए थे, याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जहांगीर के शासनकाल में जो है 1616 में दरबार में पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1601, 1632, 1774, 1651? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है और 1632 ईस्वी में डचों ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। याद रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण जो था, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया गया था, इसलिए 1746 से 1748 के मध्य प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। और ये किसके पश्चात प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी? जो आपका इसमें एक संधि हुई थी, आप सभी को पता है कि इसके जो है एक्स ला शैपल की संधि होती है 1748 में, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स ला शैपल की संधि। 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध इसमें समाप्त हो जाता है और यहीं से जो है इस कर्नाटक वार हुआ था वो भी आपका खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था?
फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर, कर्नाटक उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। और 1760 का जो प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध है, ये फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर किसने हराया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो, जोसिया चाइल्ड। याद रखिएगा, थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हरा दिया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, वह कौन सा क्षेत्र था? बिहार, गुजरात, बंगाल या मद्रास? ये बिहार। बिहार एक ऐसा प्रदेश था, ऐसा राज्य था जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम मतलब अच्छी किस्म का सोरा और अफीम प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम। तो अफीम के उत्पादन हेतु बिहार प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खान, शिताब रॉय, राय दुर्लभ या सैयद गुलाम हुसैन? तो याद रखिएगा, मोहम्मद जो आपके रजा खान थे, मोहम्मद रजा खान को बनाया था इन्होंने उप दीवान। याद रखेंगे, ए ऑप्शन में था मोहम्मद रजा खान और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद की जो दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया था। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी और जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया भी देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की थी। अब कई बार आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाएगी, याद रखिएगा बंगाल के लिए किसको? मोहम्मद रजा खान को, और अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति करते हैं। मोहम्मद रजा खान उप निजाम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का जो कार्य है भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व तो कंपनी का था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? अभी जस्ट बताया, 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765 या 21 अगस्त 1765? इन्होंने 12 अगस्त सन 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर प्रश्न है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा कहां से कहां तक थी? चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, पेशावर से वाराणसी? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर के बारे में आप जानते हैं कि बहादुर शाह जफर जो थे, इनका जो साम्राज्य था काफी बड़ा था, लेकिन मुगल शासक जो शाह आलम द्वितीय हैं, सबसे लास्ट हैं शाह आलम द्वितीय, इनके बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम आज दिल्ली था पालम। मतलब शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। और ठीक है, और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इस प्रश्न को निरस्त भी बाद में कर दिया गया था, गलत क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, रणजीत सिंह ने क्यों प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो इन्होंने शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से? तो याद रखिएगा, इन्होंने शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोहिनूर का प्रसिद्ध हीरा जो था ये शाह शुजा से इन्होंने प्राप्त किया था। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बैंगलोर में, कोयम्बटूर में? टीपू सुल्तान की बात करेंगे तो इन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है,
अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान, नंदराज। टीपू सुल्तान के साथ तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध के समय 1792 का जो युद्ध हुआ था उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि 1992 में होती है। कब? 1792 में होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, आप देखिएगा ध्यान से। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? जो ठग हैं, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बंस। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपका 64वीं बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। और याद रखिएगा, ठगों का जो उन्मूलन है ये किसके नेतृत्व में होता है? ये आपका होता है कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। कोई नहीं, एक से अधिक। द्विशासन प्रणाली, ड्यूअल गवर्नेंस सिस्टम किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये आपको 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसको शुरू किया गया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले, सर लियोनिल कार्टिस। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखिएगा, द्वैध शासन का जनक सर लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 2018 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सभी के सभी पूछे गए क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लग रही है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड लिटन। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप बीपीएससी टीआरई की या बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, सीडीपीओ है, आईएसएफ है या कोई भी एग्जाम है, एसटीएम है, आप जितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छी बुक से पढ़ रहे हैं। इसलिए घटना चक्र का रिवीजन बहुत जरूरी है। आप एक बार इससे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का आज की क्लास में रिवीजन हो जाएगा आपका, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। आप देखेंगे, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में। 1853 ईस्वी में इन्होंने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर प्रश्न है, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। मुंगेर का जो बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था, ये था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है बकास्त भूमि की वापसी की मांग? मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था और यह आंदोलन 1936 से 1938 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। कार्यानंद शर्मा क्या थे? एक किसान नेता थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 23। 23 नंबर प्रश्न है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, मिंटो। तो उस समय 1857 में भारत का जो गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ये जो है दिसंबर 1856 में शामिल हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 1856 में जो सरकार पुराने लोहे वाली बंदूक को ब्राउन ब्रेस, पुरानी बंदूक का क्या नाम था? ब्राउन ब्रेस। आपको याद रखना है, पुरानी जो बंदूकें थी उनका नाम था ब्राउन ब्रेस। तो उनके स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया, जिसमें जो है कुछ लोग कुछ लोगों को ये था, मतलब उसमें अफवाह ये थी कि जो उसकी गोलियां हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बी, जो कारतूस है उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगे होते हैं, जिससे कि उनका धर्म भ्रष्ट हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे जो है विद्रोह फैल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इस नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 के नेतृत्व का जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व है, ये बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न आप देखेंगे ध्यान से 26 नंबर प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह या राजा शहजादा सिंह? तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है ये किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? भी आपको बताया कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ सिंह या राम सिंह? तो इन्होंने कुंवर सिंह ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन है कुंवर सिंह राजा थे तो कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? हमीरपुर के, धीरपुर के, जगदीशपुर के या रामपुर के? याद रखेंगे कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर, जगदीशपुर, झांसी, मेरठ? उपयुक्त से कोई नहीं या एक से अधिक? आपका 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और कुंवर सिंह जगदीशपुर शाहाबाद जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? सभी को पता है आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपको 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था और 1857 का जो विद्रोह था इसमें आरा जिले से इन्होंने ये शामिल हुए थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों के 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया और 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे थे। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सक्रिय रूप से कौन भाग लिया था ये बताना है। नाना साहेब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखिएगा इनमें जो है 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, इन सभी ने भाग लिया था सक्रिय रूप से। बेगम जीनत महल की बात करेंगे तो ये किनकी पत्नी थी? बहादुर शाह द्वितीय। याद रखिएगा बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी थी। नाना साहेब कानपुर से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थी और बेगम जीनत महल दिल्ली से थी। सभी कथन सही। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है ये आप देख सकते हैं बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने इसका नेतृत्व अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोह में भाग लिया था। 32 नंबर प्रश्न है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुधार सिंह या कुशल सिंह? तो याद रखिएगा 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम है इसके नेता थे पटना से। तो पटना से बात करेंगे तो पटना से थे राजपूत कुंवर सिंह। राजपूत कुंवर सिंह पटना से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। 20 जनवरी 1858 तक केंद्र क्या था? रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर? याद रखिएगा इसका केंद्र था जगदीशपुर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन है जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह? कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के राजा थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? पंजाब, बंगाल, बिहार या महाराष्ट्र? तो इन्होंने बिहार प्रांत से इस विद्रोह का नेतृत्व जो 1857 का विद्रोह है इसका नेतृत्व किया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? बिहार में किसने किया था 1857 विद्रोह का नेतृत्व? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी राम कुमारी? याद रखेंगे 1857 के जो विद्रोह का नेतृत्व है बिहार में अगर पूछे कि किसने किया है तो बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है 37। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको 66वें बीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था और याद रखेंगे बिहार में 1857 के विद्रोह के जो नेतृत्व है ये करने वाले थे कुंवर सिंह। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है 38। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलवी फजलेहक खैराबादा या नवाब लियाकत अली? याद रखेंगे
1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन के रूप में थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39, 39 नंबर प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोक, गालिब या इकबाल? तो 1857 का जो विद्रोह है इसको किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिर्जा गालिब। और इन्होंने स्वयं अपनी आंखों से इस पूरे विद्रोह को देखा था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? शाही धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास ये था, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश ये भी था, भत्ते की रोकथाम था, अधिकारियों की अक्षमता। अधिकारियों की अक्षमता इसमें कोई कारण नहीं था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। देखिए जितना स्पीड से हम लोग करेंगे ताकि आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। आज हमें 500 लगभग क्वेश्चन करना है। अभी तक डेली हम लोग 30 क्वेश्चन करते थे, तो उनका क्या करते थे, सभी का हम लोग पूर्ण रूप से व्याख्या करते थे। लेकिन आज की जो क्लास है ये इंपॉर्टेंट क्लास है, तो एक रिवीजन क्लास के तौर पर दिया जा रहा है, जिससे कि आप 2 दिन पहले आपके एग्जाम से पहले अगर इसे आप 1 से 2 बार देख लेते हैं, एक बार भी देख लेते हैं कंप्लीट पूरा, तो आपको बहुत ही इसका बेनिफिट मिलने वाला है। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर इन्होंने भाग लिया था, शाहूकारों ने भाग नहीं लिया, कृषक भाग लिए थे, जमींदारों ने कोई भी भाग नहीं लिया था। तो याद रखेंगे खेतिहर मजदूर और कृषक, 1 और 3 इसमें राइट आंसर। इसमें किसने भाग नहीं लिया था ये पूछ रहा है, किसने भाग नहीं लिया था? तो दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन और चौथा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आधुनिक तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। यही कथन यहाँ पे सही है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे एकदम सही है। ठीक है, ये कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन इसमें सही है। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं उनके साथी जमींदारों ने आदमियों के अंग्रेजों मदद की, पैसे से नहीं, ये गलत है। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं, ये भी गलत है। 1857 के दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं तथा साथी जमींदारों अंग्रेजों का विरोध किया, ये भी गलत है। पहला ही ऑप्शन इसमें सही था। जो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजा थे, उन्होंने और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजियों को आदमी और पैसे दोनों से मदद की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाइएगा। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है और आप हमेशा ऐसे गलत कर देते हैं। इसमें दानापुर इससे प्रभावित था, याद रखेंगे, दानापुर इससे प्रभावित था, पटना भी प्रभावित था, मुजफ्फरपुर प्रभावित था, आरा प्रभावित था, लेकिन मुंगेर इससे प्रभावित नहीं था। 1857 का जो 1857 का विद्रोह है, इससे मुंगेर प्रभावित नहीं हुआ। केवल 5, बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 5। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। यहाँ पे बेगम ऑफ अवध की बात करेंगे तो बेगम ऑफ अवध ने लखनऊ से नेतृत्व को संभाला था। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? जो 1857 विद्रोह था ये मुख्य रूप से किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ये इसका कोई कारण नहीं था। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की, एकदम सही। प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ये भी गलत है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1857 का जो विद्रोह का मुख्य कारण था वो था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी होना, और यही इसका मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 46, 40 नंबर प्रश्न है, विचार कीजिए। कथन का दिया हुआ है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, एकदम सही। हाँ, असफलता मिली नहीं मिली ना उसमें। तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था ये असफल रहा, बात एकदम सही है। कारण क्या था इसका? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। ये कथन याद रखेंगे, दोनों कथन सही हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं, में दोनों कथन और कारण सत्य हैं। कारण का कथन का सही स्पष्टीकरण है, ये ऑप्शन इस पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47,
महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958 या 17 नवंबर 1858। ये आपका बीपीएससी प्री 2008 में क्वेश्चन पूछा गया और महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में 1 नवंबर 1858 को ले लिया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 45 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। उत्तर प्रदेश में बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रदेश मराठा। याद रखेंगे, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा गोरखा, सिख और पंजाब प्रांत से अंग्रेजों का इन्होंने मदद किया था। ठीक है, तो यहीं से सबसे ज्यादा सिपाहियों का चयन भी बाद में किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउटरमैन, डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस, E.R. होल्म्स। याद रखेंगे, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने इसको षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो इसके लिए सिर्फ आपको एक ही आदमी को याद रखना है, वीर दामोदर सावरकर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इसको वर्णित किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमीशन? इसमें बताना है, तो याद रखेंगे कौन सा है, ये बताइएगा। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से जो संबंधित है वो था पील आयोग। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पील आयोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन है, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह था, ये किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, गलत। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर वे उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था, ये भी गलत है। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, ये कथन एकदम सही है। नील रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन, ये भी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा और ये इसका सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 53। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं, दीन बंधु मित्र, एकदम सही। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नील दर्पण को दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था और दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण नामक पुस्तक को लिखा था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर प्रश्न है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है? जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, दहसाला प्रथा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। आपको 65 में बीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और याद रखिएगा, किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और रैयत मतलब होता है किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसे क्या कहेंगे? रैयतवाड़ी प्रथा। बी ऑप्शन करेक्ट है। और रैयतवाड़ी प्रथा को किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में जो है इसको लागू किया गया था और इसी को स्थायी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 55। 55 नंबर प्रश्न है, पागल पंथ की स्थापना किसने की? बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। 56 और 59 बीपीएससी प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था और पागल पंथ की स्थापना है ये करम शाह के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर प्रश्न है, फराजी कौन थे? फराजी की बात करेंगे, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी या मुस्लिम लीग के अनुयायी? फराजी की बात करेंगे, ये थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। 57 नंबर क्वेश्चन है, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? अभी बताया, हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, M.A. जिन्ना। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका
64वीं बीपीएससी प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। और याद रखेंगे फरेजी आंदोलन की जो शुरुआत है हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा की गई थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन की बात करेंगे। गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु रामदास ने इसको संगठित किया था। ये ऑप्शन गुरु रामदास नहीं, गुरु राम सिंह के द्वारा इसको संगठित किया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुरु राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। याद रखिएगा कूका आंदोलन गुरु राम सिंह कूका आंदोलन। 59 नंबर प्रश्न है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? जो दक्कन में दंगे भड़क गए थे उनका तात्कालिक कारण क्या था? अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर दर, ऊंची भूज राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विद्रोह, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। और याद रखेंगे जो आपको 64वीं बीपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर जो भी ऊंची दर पर या ऊंची ब्याज पर जो पैसे दिए जाते थे, यह इसके दक्कन में दंगों का तात्कालिक कारण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के, ज्योतिबा फूले। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? ये वासुदेव बलवंत फड़के। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वासुदेव बलवंत फड़के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोशी विद्रोह पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। रामोशी विद्रोह की बात करेंगे, ये पश्चिमी घाट वाले जो केरल का इलाका है, केरल पश्चिमी घाट वाले इलाके में जो है रामोशी विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है और ये कब होता है? ये 1800 याद रखिएगा 1822 में ये स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? वघेरा विद्रोह सूरत, ऊना, कालीकट या बड़ौदा। ये वघेरा विद्रोह की बात करेंगे। वघेरा विद्रोह बड़ौदा में होता है 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में वघेरा विद्रोह होता है। ठीक? और ये अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था और ये बड़ौदा में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? कुकी, खोंड, उरांव, नाइकदा। याद रखिए मानव बलि का जो निषेध किया गया था अंग्रेजों के कारण और इसके विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था खोंड जनजाति थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खोंड जनजाति ने इसका भरपूर विरोध किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर प्रश्न है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति का जो विद्रोह है ये कब हुआ था ये बताना है। 1807 से 1808, 1820, 1858, 1859 और 1889। याद रखिएगा जो छोटा नागपुर जनजाति है यहाँ पे कौन कौन रहते हैं? संथाल। एक तरह से देखा जाए तो संथालों का होता है छोटा नागपुर जनजाति का जो विद्रोह है ये 1858, 59 में से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आपका जो है गलत है यहाँ। ठीक है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई भी विद्रोह यहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ पे अलग जैसे छोटा नागपुर जो क्षेत्र है यहाँ पे संथाल विद्रोह हुआ है, कई सारे विद्रोह हुए हैं, लेकिन छोटा नागपुर के नाम से कोई नहीं है। यहीं पर कोल विद्रोह भी हुआ है, संथाल विद्रोह हुआ है, कोल विद्रोह हुआ है, कई विद्रोह हुए हैं। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही नहीं है। इस क्षेत्र में हुआ कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह तथा मुंडा विद्रोह। अब यहाँ पे 3 विद्रोह दिए हुए हैं, तीनों के अपडेट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में पूछ लेता है तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कोल विद्रोह की बात करेंगे तो ये 1831 से 1833, 1831 1832 में होता है। संथाल विद्रोह 1855 होता है। मुंडा विद्रोह 1893 में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर क्वेश्चन है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? कैप्टन नेक फेबिलो, लेफ्टिनेंट बास्टीन, मेजर बारो या कर्नल हाइट? कर्नल व्हाइट। याद रखिए
1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हरा दिया था। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा, मेजर बारो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। 66 नंबर प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। सिद्धू और कान्हू, बुद्धू भगत और तेजा भगत, मुलू मानेक और जोधा मानेक, दारीपासी और सहदेव, उपयुक्त कोई नहीं उपयुक्त। आपको 67 में बीपीएससी प्री 2022 में क्वेश्चन गया था। और याद रखेंगे 1855 में संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व करता है वो और कानून, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो मुंडा थे, मुंडाओं ने विद्रोह कहाँ पे खड़ा किया था? 1885 में, 1888 में, 1890 में या 1895 में? मुंडाओं के द्वारा जो विद्रोह है ये खड़ा किया गया था 1895 में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। कुल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? संथाल, कच्छा नागा, कोल या बिरसा मुंडा? कुल गुलान जो विद्रोह है ये जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 नंबर 69 सॉरी क्वेश्चन नंबर 69 है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? जो बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया या अलीपुर? याद रखेंगे इनका कार्यक्षेत्र था रांची। ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रांची इसका कार्यक्षेत्र था। अब प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70 है, 1899-1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? सिद्धू नहीं, बूढ़ा भगत ये भी नहीं है, ना तो बूढ़ा भगत है। 1899 से 1900 ईस्वी में जो मुंडा क्रांति है इसके नेता। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसके नेता थे बिरसा मुंडा, शंभुदान। तो बिरसा मुंडा थे इसके नेता, याद रखेंगे बिरसा मुंडा। इन्होंने और इनकी जो मृत्यु है ये भी हो गई थी 1900 ईस्वी में। 1900 में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। 71 नंबर प्रश्न है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है ये झारखंड के पक्ष में थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इनका जो कार्यक्षेत्र था वो था झारखंड की राजधानी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ये आपको बताया था कोल विद्रोह जो है 1831-1832 तक हुआ था, याद रखिएगा। और ये कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कच्छ, सिंहभूम, पश्चिमी घाट या सतारा? इसमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखिएगा कोल विद्रोह का जो क्षेत्र था ये था सिंहभूम क्षेत्र में, झारखंड के में इसका इस विद्रोह का नेतृत्व हुआ था। झारखंड के 3 विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? कोल विद्रोह, सांथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह। ये 3 विद्रोह बहुत ही। 73 नंबर क्वेश्चन है, 73 नंबर प्रश्न है, हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह 1620-21 के दौरान, 1720-21 के दौरान, 1820-21 के दौरान या 1920-21 के दौरान? याद रखिएगा हौज विद्रोह ये भी आपका कहाँ होता है? झारखंड। ये भी आपका झारखंड वाले इलाके में होता है, संथाल झारखंड में होता है और ये 1820-21 के दौरान हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 74 नंबर प्रश्न है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 64 में बीपीएससी प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। और ये किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? ये याद रखेगा सिंध, पंजाब, काठियावाड़। यहाँ पे एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। देखिए अलग अलग जितने भी राज्य हैं ना, सबके यहाँ जो भी जनजातियां थी और जो भी अंग्रेजों के द्वारा सताई गई थी, एक तरह से अंग्रेजों के द्वारा उनका शोषण हुआ था, उन सभी ने अलग अलग तरीके से अंग्रेजों का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? ये बताना है। विजयनगरम का राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पोलीगार, त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी? कोई नहीं, उपयुक्त एक से अधिक। याद रखिएगा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की, वो कौन थे? हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम अंग्रेजों से मिल गए थे। आप सभी को पता है ये अंग्रेजों से मिल गए थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम। अगला प्रश्न है 76 नंबर क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह, कूका, संथाल, नील? में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था
और बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ है इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, याद रखेंगे सन्यासी विद्रोह, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नील विद्रोह का जो है नील दर्पण में इसका उल्लेख है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 77 नंबर क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, कोई नहीं उपयुक्त। यदि 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। और याद रखेंगे जो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने ये आक्रामक नीति अपनाया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। 70 नंबर प्रश्न है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो? 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात करेंगे, ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द कर दिया गया था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। 79 नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ या किसानों के साथ? स्थायी बंदोबस्त ये जमींदारों के साथ हुआ था, याद रखेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त ये जो है जमींदारों के किया गया था। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था और इसे इस्तमरारी, जागीरदारी और मालगुजारी एवं विस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा तथा इसके वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भू स्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग युवाओं के लिए अपने पास रख। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति में शामिल थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? परमानेंट सेटलमेंट मतलब स्थायी बंदोबस्त। जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, ये गलत है। जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, ये भी गलत है। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, ये एकदम सही है। इस जो स्थायी बंदोबस्त था, स्थायी बंदोबस्त के द्वारा जो भू राजस्व का राजस्व निर्णय है, इसको निर्णय करना था, याद रखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें अंग्रेजों को कितना मिलता था अभी बताया आपको? अंग्रेजों को इसमें टोटल मिलता था 10/11 भाग। 10/11 भाग अंग्रेज, और जो जमींदार थे जमींदारों को इसमें सिर्फ 1/11 भाग मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। 81 नंबर प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? गुजरात, मद्रास, बंबई या उड़ीसा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अभी बताया था आपको, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है ये सर्वप्रथम मद्रास वाले इलाके में, जो मद्रास का इलाका है तमिलनाडु मद्रास, वहां पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को दक्षिण भारत में लागू किया गया था, याद रखेंगे। और रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अलेक्जेंडर रीड, आपने देखा होगा, रीड जो थे ना, रीड और मुनरो, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और हेक्टर मुनरो के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में ईस्वी तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया। इसके बाद यह व्यवस्था बंबई प्रेसिडेंसी में भी लागू की गई और थॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये भी आप याद। अगला प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था और 1885, 1886, 1889 या 1900 ईस्वी, याद रखिएगा 1885 में आता है। 1885 ईस्वी में आता है कौन सा? बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों को किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया, यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। 83 नंबर क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना कब की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा? सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है ये की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब होती है ये? 1875 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की जो
इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को इन्होंने शुरू किया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट है आपके एस.एन. बनर्जी या शिशिर कुमार घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका को शिशिर कुमार घोष के द्वारा शुरू किया गया था। डी ऑप्शन करेगा। ये मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में, और प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में ये रूपांतरित हो गई अमृत बाजार पत्रिका। और गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 शुरू किया, जिसे 1879 में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया था। हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष की थी और बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने थे। अगर आपसे पूछ ले हिंदू पैट्रियट किसने लिखी, इसकी स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष के द्वारा लिखी गई थी। 85 नंबर प्रश्न है निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उदारवादियों की जो नीति है इसका प्रचारक कौन सा था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया या फ्री प्रेस जनरल? याद रखेंगे निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ये था लीडर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लीडर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86 नंबर प्रश्न है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, उदार रजवाड़े। याद रखेंगे 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? इन्होंने याद रखेंगे बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, इन तीनों को मुख्यतः आकर्षित किया था। उदार रजवाड़े को आकर्षित नहीं किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87 नंबर प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद, राजाराम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे आपके राजा राम मोहन राय। याद रखेंगे राजा राम मोहन राय। और इनको जो है नव जागरण का पैगंबर भी कहा जाता है। याद रखिएगा नव जागरण का पैगंबर के नाम से भी राजा राम मोहन राय को जाना गया। अगला प्रश्न है 88 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष। याद रखेंगे आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। 89 नंबर क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1827, 1829, 1831, 1843। याद रखेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये होती है 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1828 कहीं पे भी नहीं लिखा है और 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना होती है और ये किसके द्वारा की जाती है? तो राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ये आपका 96 में फिर क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1828 में बताया 20 अगस्त, डेट भी आप याद रख लीजिएगा 20 अगस्त 1828 को जो है ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, कर्जन। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका 63 बीपीएससी प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था और सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? विलियम बेंटिक ने। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट, रास बिहारी घोष। याद रखेंगे आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 93 नंबर प्रश्न है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे?
रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और इनके द्वारा जो है 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94, 94 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से देखिए आपको 6वीं बीपीएससी प्री 2020 क्वेश्चन पूछा गया था। और याद रखिएगा 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लेने वाले थे स्वामी विवेकानंद। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95। अब थोड़ा सा इसे और स्पीड से करते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 95 क्वेश्चन किए हैं, जबकि टाइम भी हमारा काफी हो गया, 1 घंटे होने वाला है। मतलब लगभग 50 मिनट में हम लोगों ने कितना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और स्पीड काफी सही है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि और स्पीड बढ़ाएं, ताकि आपके 500 प्रश्न 2 से 2.5 घंटे में आपके कंप्लीट हो जाएं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी। याद रखिए, ये ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96, 90 नंबर प्रश्न है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये 1875 ईस्वी में इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है। हाँ, इसकी स्थापना होती है बंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, 97 नंबर क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फूले। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना होती है। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है 98, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो इसमें सेम क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये मैडम एचपी ब्लावेत्स्की के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैडम एचपी ब्लावेत्स्की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, 100 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये पहली महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अभी जस्ट बताया, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका देखिए 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? किसके आंदोलन से? नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। पद्माबाई रानाडे, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या ज्योतिबा फूले। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले के द्वारा प्रारंभ हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया अभी तक। ठीक है, और उम्मीद है कि आप सबको ये क्लास पसंद आ रही होगी थोड़ा सा। और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, और लगभग सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आपको पेपर करने में भी आसानी होगी। 103 नंबर प्रश्न है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदेवन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से संयोजन पहचानिए। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभी बताया था आपको, प्रार्थना समाज। ये आत्माराम पांडुरंग, अभी बताया था ना। प्रार्थना समाज को द्वारा शुरू किया गया था, आत्माराम पांडुरंग, याद रखेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है यंग इंडिया। यंग इंडिया के लिए मोहनदास करमचंद गांधी, आत्माराम पांडुरंग है। ठीक है। फिर यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी, फिर है आपका लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, फिर है आपका सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। मजदेवन सभा की बात करेंगे, मजदेवन सभा के लिए है नेहरूजी फुरंदोजी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, 104 नंबर प्रश्न है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, जो नाई धोबी बंद, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन सही से देख लीजिएगा, प्रिंटेड मिस्टेक है।
नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में इसके द्वारा चलाया गया था। ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। प्रतापगढ़ जिला कहाँ है? यूपी में है। प्रतापगढ़ जिले से इसको चलाया गया था। नाई धोबी बंद आंदोलन सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था और इसको 1919 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। 105 नंबर प्रश्न है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? ये 1900 ईस्वी में पारित होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1900 ईस्वी में पारित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 106। 106 नंबर क्वेश्चन है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के जो एका आंदोलन है इसका उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति। नेक्स्ट है आपका इसमें लगान का नगद में परिवर्तन। तो याद रखिएगा, लगान जो था, लगान का नगद में परिवर्तन करना, ये एका आंदोलन का उद्देश्य था। जो एका आंदोलन है, एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन करना। ये 1921-22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था एका आंदोलन का नेतृत्व। और इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूलने करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था और जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। 107 नंबर प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद बिहार के जनजातीय आंदोलनों के साथ गलत, बिहार के जातीय आंदोलनों के साथ गलत है, बिहार के किसान आंदोलन के साथ एकदम सही। इसकी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिहार के किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है 108। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये बताया बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। इसमें किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110। 110 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। याद रखेंगे, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको घेरे की नीति भी कहते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से इसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स या फिर कोई नहीं? ये आपको वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला है 112। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पहला मराठा सरदार कौन था? उनका नाम था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ये पहले मराठा सरदार थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। ये 1877 में इनको भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। और ये जो है लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1857 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का निर्माण करवाया था और उसी उपाधि की घोषणा उसी समय जो है इसकी घोषणा की थी। इसकी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 114। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग। नेक्स्ट आपको फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और इसके बाद फिर आपका है WC बनर्जी, तैयब जी, कोई नहीं है, एक से अधिक। 1885 ईस्वी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की अपना जो है फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया था। याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, बदरुद्दीन। एक में से एक से अधिक। कौन कौन इसमें शामिल थे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में? फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, A.O. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। के जो संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे।
अगला प्रश्न है 116। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन ने की थी, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 117। राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? यही थी आपकी जो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ये जो है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? भारतीय सिविल सर्विसेज से कब हटाया गया था? याद रखेंगे 1874 में, 1877, 1885 या 1892। 1874 में इनको जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे ये द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, याद रखेंगे, और 1874 में इनको हटा दिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 119। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनैतिक सुधार जो थे इनको विरोध करने वाले पहले भारतीय थे राजा राम मोहन। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। 120 नंबर क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, ये महाराष्ट्र महाजन सभा के जो 1880, 1881, 1882, 1883 सभी गलत है, 1884 में होती है। इसके द्वारा बी राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लो के द्वारा की गई थी मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में होती है, याद रखेंगे। मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना है मई 1884 में पी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लो के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है 121। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? में टोटल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 18, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 123। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की ए.ओ. ह्यूम ने की थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 124। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अभी बताया आपको, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम इन्हीं को कहा जाता है। 125 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, ये जो है एक असैनिक सेवक थे, मतलब एक असैनिक सेवक थे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में या मुंबई में, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। देखिए आप इसे देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत पाठशाला बंबई, जो अब मुंबई में हुआ। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें 78 प्रतिनिधि बंबई महाप्रांत के, 21 सदस्य मद्रास से, 3 सदस्य बंगाल से, 7 सदस्य उत्तर प्रदेश अवध से तथा 3 सदस्य पंजाब प्रांत से सम्मिलित हुए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की और ए.ओ. ह्यूम इसके सचिव थे। अगला प्रश्न है 127। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अधिवेशन के जो अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने की थी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले की व्योमेश चंद्र बनर्जी और दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता? 1924 का जो बेलग्राम अधिवेशन था, अध्यक्षता की थी, याद रखें। बेलगांव अधिवेशन ये 39 नंबर का था, 39वां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला की बात करेंगे तो ये थी सरोजनी नायडू, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने 1924 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 24 का अधिवेशन 1925 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने उसके अध्यक्ष रही, ये भी आप याद रखें। और ये 1925 का जो अधिवेशन है ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन के स्थान पर हुआ था? 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बांकीपुर। ये आपका 55 बीपीएससी भी 2013 में क्वेश्चन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी?
ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 132। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये किसके कथन? लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय। ये कथन था सर सैयद अहमद का। सर सैयद अहमद ने यह बात कही थी कि जो कांग्रेस का आंदोलन है ये ना तो लोगों द्वारा प्रेरित है और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 133। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये लिखने वाले थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बीपीएससी प्री 2016 में ये क्वेश्चन किया। इस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर प्रदान करना प्रारंभ किया गया? याद रखेंगे लॉर्ड लिटन के इस कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना शुरू किया गया। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। अधिकतम नरमपंथी नेता थे, अधिकतम जो नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों दोनों से, पंजाब से। याद रखेंगे अधिकतम जो नरमपंथी नेता थे ये शहरी क्षेत्रों से। बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 136 नंबर होगा। 136 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन उग्र उपग्रंथी नहीं था? उपग्रंथी की बात करेंगे तो यहाँ पे ये गलत है, उग्रपंथी यहाँ पे होना चाहिए। उग्रपंथी कौन था इसमें? उग्रपंथी नहीं था। ठीक है, तो उग्रपंथी की बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक, ये मदन लाल, ये भी मदन लाल ये भी थे, उधम सिंह ये भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी से थे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है 137। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी ये बताना है। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह। भारत सेवक समाज की जो स्थापना है ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1905 में ये इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में होती है भारत सेवक समाज की। इस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना के द्वारा की गई थी। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना लाला अभी बताया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको 2022 में बीपीएससी प्री 2022 में क्वेश्चन किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 139। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था, तो आप सभी को पता है वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। ये कथन किसी और के लिए नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कहा था। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 140। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? ये 1906 के बाद गर्मपंथियों के अधीन आया था। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाना जाने लगे? तो याद रखेंगे जो बाल गंगाधर तिलक थे ये वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार उन्हें रेड मर्डर केस में बताया। उन्होंने शिवाजी, ये सभी गलत है, कोई नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैन की हत्या के मामले में अभियुक्त और तिलक को दोषी पाया गया। उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्होंने लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि राष्ट्रवादी दी गई थी, इसलिए इनमें जो कोई भी एक मतलब कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था अरविंदो घोष, गम सही, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, जी.के. गोखले। ये सभी नरमपंथी नेता थे। अरविंदो घोष आपके गर्मपंथी नेता थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन।
143 नंबर प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कब हुई, ये आपका कब होती है ये बताना है। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? नरम दलीय के तौर पर किसको नहीं जाना जाता था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, एक गर्मपंथी। दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले ये नरमपंथी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी? असहयोग, राजा वामबद्ध आंदोलन, अनुकूल प्रविघटन या आपका अविधेयक। तो आप सभी को पता है कांग्रेस के जो नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी वो राजा वामबद्ध आंदोलन थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन थी। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था जो है ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता था। ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? वीडी सावरकर, सीआर दास, अभी बताया था वीडी सावरकर, करेक्ट हो जाएगा। ये आपके अभिनव भारत से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है 148। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को प्रयास किया गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मिलकर के मुजफ्फरपुर बम कांड की हत्या का प्रयास किया गया था, किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है 149। 149 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, बंगाली, मेहरत्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। और कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन जुड़ी हुई थी नहीं थी? संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। और क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? यंग इंडिया इसमें जुड़ी हुई, करेक्ट, यंग इंडिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 151। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। इनके जो आपके द हिंदू राष्ट्रवादी समाचार पत्र हैं, द हिंदू को द हिंदू किसके द्वारा लिखा गया था ये बताना है पहले तो। ठीक है, द हिंदू जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू को जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा लिखा गया था। याद रखेंगे जी सुब्रमण्यम अय्यर, और जी सुब्रमण्यम अय्यर सी और डी में है। फिर केसरी की बात करेंगे, केसरी मराठा और केसरी, तो दो समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखे गए थे, ये भी बाल गंगाधर तिलक। फिर आपका हिंदुस्तान की बात करेंगे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा हिंदुस्तानी लिखा गया था, तो गंगा प्रसाद, ये गलत हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर आपका सुधारक के बात करेंगे तो सुधारक गंगा प्रसाद वर्मा के द्वारा लिखा गया था, याद रखेंगे। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, केसरी बाल गंगाधर तिलक, द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 152 नंबर प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा? यह कथन कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह कथन इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर के रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर से पूछा गया है, और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 154। 154 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? जो भारतीय क्रांति की जननी है ये किसको कहा गया है?
याद रखिए मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, इनको भारतीय क्रांति की जननी के नाम से जाना गया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपको बिहार पीसीएस प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 155 है, मैडम भीकाजी जो कामा है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां पर फहराया था? सबसे पहले इन्होंने कहां फहराया था जो भारत का तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज है? इसको पेरिस, लंदन, स्टुटगार्ट या जिनेवा? इसको स्टुटगार्ट में इन्होंने सबसे पहले फहराया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में भी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? इन्होंने पहली बार कब फहराया? 1907 में। और ये कहाँ पर फहराया था? स्टुटगार्ट। ये आपको 2015 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। स्टुटगार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? इंडिया हाउस, तो इंडिया हाउस नामक पुस्तिका है, इसके संस्थापक कौन है? श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र तारकनाथ? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। और याद रखिएगा जो इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? याद रखेंगे 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, याद रखेंगे, और इसी को इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। इंडिया होम रूल सोसाइटी को श्याम कृष्ण जी वर्मा के द्वारा 1905 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू होता है? बंग भंग आंदोलन कब हुआ? तो बंग भंग अर्थात बंगाल विभाजन कब होता है? बंगाल विभाजन 1905 में होता है। और इसके आंदोलन के बाद 1906 में कौन सा आंदोलन शुरू होता है? स्वदेशी आंदोलन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। अभिनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में आता है। असहयोग आंदोलन 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? 1911, 1904, 1906, 1907? तो याद रखिएगा ये जो बंगाल विभाजन है, इसको बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में। 12 दिसंबर 1911 को ये घोषणा हो गई थी। याद रखेंगे ये घोषणा हो गई थी कि ये विभाजन जो है, बंगाल का विभाजन रद्द होता है और ये 1912 में प्रभावी होता है। 1912 में ये लागू हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। तो प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? जो कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव पारित किया था, इसमें 1905 में ये पारित हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ, ये गलत है। स्वशासन सुनिश्चित करना एकदम सही। उत्तरदायी सरकार, स्वयं की सरकार, तो ये दोनों गलत है। स्वशासन सुनिश्चित करना मतलब कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव जो 1905 में पारित किया था, इसका उद्देश्य था कि स्वशासन सुनिश्चित करना, अर्थात अपने लिए, खुद के लिए शासन को सुनिश्चित करना, अपने लिए कुछ साझेदारी, मतलब कुछ साझेदारी या कुछ शासन में कुछ हिस्सेदारी अपने खुद के लिए इनको चाहिए थी। तो इसी को स्वराज मतलब अपने के लिए खुद स्वशासन सुनिश्चित करना था इन्हें। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया था। और इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी यहाँ पर पारित किए गए थे। स्वराज से तात्पर्य है, आप देखेंगे इसका जो है स्वदेशी आंदोलन का भी इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है स्वराज में। ठीक है। अगला प्रश्न है 161 और ये हमारी मैराथन क्लास है। लगातार हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। 500 क्वेश्चन इसके कंप्लीट करेंगे और जैसे 500 क्वेश्चन कंप्लीट होती है तो हम हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी हमारी। मॉडर्न हिस्ट्री, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से बनते हैं, इसलिए हमको मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा देखना है। इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम लोग पॉलिटी कवर करेंगे, पॉलिटी, और इसके बाद जियोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 161 का, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस में जो विभाजन की प्रक्रिया है ये कब शुरू हुई थी, ये बताना है आपको। ये कब शुरू होती है?
याद रखेंगे ये शुरू होती है आपकी कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, एकदम सही। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, ये भी सही है। कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 162। 162 नंबर प्रश्न है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? ये मुस्लिमों के लिए लिखा गया था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह लिखने वाले थे डब्ल्यू हंटर। डब्ल्यू हंटर के द्वारा ये लिखा गया था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, और ये पुस्तक का नाम है इनकी द इंडियन मुसलमान। ये डब्ल्यू हंटर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे 163 नंबर क्वेश्चन है, इस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1920, 1924, 1928 या 1930। याद रखेंगे 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए की स्थापना होती है, याद रखेंगे। और ये एक क्रांतिकारी आंदोलन का संचालक करते थे, तो एक क्रांतिकारी आंदोलन पार्टी थी एक तरह से, याद रखेंगे। और इसमें कौन कौन से शामिल थे? संस्थापक सदस्यों की बात करेंगे, सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 164, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा तो आप सभी को पता है, ये 19 जुलाई 1905 ईस्वी को 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की डेट निश्चित हुई थी और इसी दिन इसकी घोषणा हुई थी। इसको रद्द किस दिन किया गया था? तो अभी बताया था आपको 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह या मनमथ नाथ। करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था मदन लाल ढींगरा को, यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा, इनको इसमें मृत्युदंड दिया गया था। आप देख सकते हैं करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 ईस्वी को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर किया था। और वायली, जो करजन वायली है, ये भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 166, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब आती है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, गलत। भारत शासन सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, एकदम सही, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये मार्ले मिंटो का आधार कौन बनी थी? मार्ले मिंटो, जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, मार्ले मिंटो का आधार बनी थी भारत परिषद अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 167, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? अरविंदो घोष, ओ ह्यूम, जी.के. गोखले, बीजे तिलक। याद रखेंगे इसका जो लेखक थे अरविंदो घोष थे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 168, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, सूर्यसेन, उधम सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। आपको 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। और याद रखेंगे काकोरी ट्रेन डकैती जो कांड हुआ था, इसमें रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा दी गई थी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 169 नंबर क्वेश्चन होगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन नेताओं में से कौन थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एचएसआरए का जो मतलब इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे आपके भगत सिंह, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भगत सिंह इसके संस्थापक थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 170 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्ति पूछी गई है और ये किसकी पंक्तियां हैं? तो याद रखेंगे ये राम प्रसाद बिस्मिल जी की पंक्तियां हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 171,
प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसका जो नारा है, ये पंक्तियां किसने मतलब गाई थी? तो ये पंक्तियां गाने वाले थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई ऑप्शन, क्योंकि इसमें पूछा है इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता का नाम है, आप देख सकते हैं पंक्ति, शायर बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था इसको, ठीक है। तो इनका वास्तविक नाम था सैयद शाह मोहम्मद शायर बिस्मिल, आपको ये लिखा मिलेगा शायर बिस्मिल अजीमाबादी, याद रखेगा। ये किनकी पंक्तियां हैं? शायर बिस्मिल अजीमाबादी, ये इनकी पुस्तक का नाम है, याद रखेंगे अजीमाबादी। ये इन्होंने लिखा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल एम के गांधी, आप सभी को पता है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ये बताना है आपको, ठीक है। फिर आपका भगत सिंह या एस.सी. बोस, तो सभी को पता है इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो ये देने वाले थे, कौन थे? ये देने वाले थे भगत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न है 173, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो ये 23 मार्च 1930 ईस्वी को दी गई थी, याद रखेंगे 23 मार्च 1931 को दी गई थी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? उस समय भगत सिंह कितनी उम्र के थे? तो 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा थे, याद रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 21 साल से थोड़ा ज्यादा थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 175, अनुशीलन समिति नारी उत्थान के प्रति समर्पित थी, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली थी, मजदूरों के कल्याण में रुचि करने वाली थी, एक क्रांतिकारी संगठन। तो अनुशीलन समिति जो है एक क्रांतिकारी संगठन था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें कुल 19 समितियों के होने के प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176, है 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ये करने वाले थे सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना जो है ये बनाई गई थी सूर्य सेन के द्वारा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सूर्य सेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168, तो क्वेश्चन नंबर 178 है, याद रखेंगे। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? इससे संबंधित है सूर्य सेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य सेन, और ये चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध हुआ था, इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसके सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे अरविंद घोष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1913 में होती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में होती है, और इसकी स्थापना कहाँ पे होती है? तो याद रखेंगे इसकी स्थापना जो है 1913 में, वर्ष 1913 में चौहान सिंह भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई थी, और इस संस्था में गदर नामक एक अखबार निकाला गया, जिसमें इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया था, ठीक है। लाला लाजपत राय संस्था के प्रवंशी हैं, याद रखेंगे, ठीक है। लाला हरदयाल जो है इस संस्था के मनीषी या पथ प्रदर्शक हैं। लाला हरदयाल इसको जो है आगे संचालित करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। जो प्रथम महायुद्ध का जो शुरू हो गया था, इसी के शुरू होने के पश्चात ये गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है अगला आपका 182। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183, इसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मेरे से लेकर रहूंगा। तो ये कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 184 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 184 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य था बाल गंगाधर तिलक का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बीपीएससी 1997-98 क्वेश्चन, 1997-98 का ये क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 185, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, इसके प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? सी आर दास, सी गोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, गोपीनाथ साहा। तो याद रखेंगे सी राजगोपालाचारी के द्वारा यह कहा गया था कि जो स्वराज है ये आम जनता के लिए होना चाहिए, ना कि केवल वर्गों के लिए। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 186 नंबर प्रश्न है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस नामक जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? सी आर दास, एम जी रानाडे, वी डी सावरकर और एस एन बनर्जी। याद रखेंगे इंडिया फॉर इंडियंस नामक जो पुस्तक है इसको लिखा था सी आर दास। इंडिया फॉर इंडियंस नामक जो पुस्तक है ये चितरंजन दास, याद रखेंगे चितरंजन दास, सी आर दास के द्वारा, चितरंजन दास जी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177, 187 नंबर क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, ए ओ ह्यूम। तो याद रखेंगे अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया की पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 188, क्वेश्चन नंबर 188 है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1906 में किसने की थी? तो याद रखेंगे 1906 में दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये सर नवाब सलीमुल्लाह खान, जो नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब होती है मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190, क्वेश्चन नंबर 190 है, ध्यान से देखिएगा। 1990 क्वेश्चन है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल से प्रार्थना की थी, शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, संयुक्त निर्वाचन आयोग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए या मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो याद रखेंगे उसमें 1906 का जो मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी और कहा था कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग का अनुसरण किया जाए, प्रथम मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग बनाया जाए। यह ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191, 191 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? पृथक निर्वाचन मंडल जो है इसका आरंभ किया था किस अधिनियम में? तो बताया आपको कब हुआ था। ये 1909 भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मिंटो मार्ले सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई और जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 192, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? होम रूल लीग की स्थापना में किसका योगदान नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर, टी.एस. आलकॉट। याद रखेंगे निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? तो होम रूल लीग के स्थापना में किसका योगदान नहीं था? याद रखेंगे इसमें बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एम सुब्रमण्यम अय्यर, इसमें तीनों शामिल थे। टी.एस. आलकॉट इसमें शामिल नहीं थे। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, टी.एस. आलकॉट। अगला क्वेश्चन है 193, इस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1920 का बंबई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, 1918 में होने वाला AUP किसान सभा, 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और ANFTU सभा। याद रखेंगे जो इस अधिवेशन में तो 1916 के होम रूल समर्थक अपनी जो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, इसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्तियों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन कौन थे? तो आपके इसमें जो है आपके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों होम रूल लीग आंदोलन को शुरू करती हैं। अगला प्रश्न है 194,
शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? 1917 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1917। अगला क्वेश्चन है 195। 195 नंबर क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ में द्योतक था, और क्योंकि इस जो होम रूल आंदोलन है, होम रूल भारत में स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नेंस की एक ठोस योजना रखी थी। एकदम सही। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया, ऐसा नहीं है, गलत है। हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन और हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, ये गलत है। और इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया था। इसमें जो है होम रूल आंदोलन के बारे में पूछा है, तो होम रूल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के रूप में द्योतक होता है, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन का जो प्रत्याघात हुआ था, इसके रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या पूर्ण स्वराज आंदोलन? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक सदी की आपका 66वीं बीपीएससी प्री 2020 का क्वेश्चन है। और बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। ये 1906 में शुरू होता है, स्वदेशी आंदोलन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है 197। 197 नंबर क्वेश्चन है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल या वल्लभ भाई पटेल? तो नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। प्यारेलाल उनके सचिव थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198। 198 नंबर प्रश्न है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? कौन सा इसमें पहला सत्याग्रह है, ये बताना है। अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण, व्यक्तिक? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका बीपीएससी प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, और याद रखिएगा, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? ये जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, और ये पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी का। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया, और चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया था। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों के अनुबंध के आधार पर एक विनिश्चित करार लिया और उन्हें अपनी जमीन के 3/20 में भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजदूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों ने के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। 199 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, ये बताना है। श्यामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, और याद रखेंगे, इस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर में इन्होंने पढ़ाई की थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, ये बताना है। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रॉलेट सत्याग्रह? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखिएगा, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? ये था आपका चंपारण सत्याग्रह। याद रखेंगे, ये चंपारण सत्याग्रह था, 1917 में हुआ था। अभी बताया था आपको, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चंपारण आंदोलन 1917 में भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। ठीक है, और दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास अगर आप सभी को पसंद आई हो तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट अब अगले दिन आएगा,
क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी इसी में। और फिर इसका एक कंपाइलेशन वीडियो भी लेकर के आएंगे जो आप देखिएगा, उसमें कंप्लीट दोनों को कंपाइल कर देंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और हमने अभी तक इस क्लास में 200 क्वेश्चन पढ़ लिए और इसके आगे की क्लास अगले दिन होगी। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्लास अगर पसंद आई हो तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए चैनल में, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।